हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश में जो जीआईसी लेक्चरर और एलटी ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है लोक सेवा आयोग के द्वारा, उसमें 30 महत्वपूर्ण जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के प्रैक्टिस को हम लोग देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है मैं आप लोगों को कई दिनों से करवा के चला आ रहा हूँ और इसमें हम लोगों ने अभी तक 6 प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया है और व्याख्या के साथ। मैं ये जितने भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा रहा हूँ इसमें देखिए जो भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वो प्रश्न कुछ सामान्य स्तर के हैं, कुछ मध्यम स्तर के हैं और कुछ थोड़ा सा मॉडरेट स्तर के हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को शामिल करने का मेरा मकसद यही है कि आपको इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई समस्या न आए। जो मैं व्याख्या आप लोगों को बताता हूं उसको बहुत ध्यान से देखा करिए और उसको कहीं न कहीं नोट कर लिया करिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको इसी तरीके का प्रश्न अगर बाद में किसी परीक्षा में पूछा जा रहा है लेकिन उसमें ऑप्शन अलग रहता है तो भी आपको उत्तर देने में कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए मैंने ये सब जो चीज़ें हैं आप लोगों को एकदम डिटेल में व्याख्या के साथ हल करवाना शुरू किया है। आज की क्लास देखिए, इस सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट की 7वीं क्लास है। 6 क्लासेस में हम लोगों ने जो है 30-30 प्रश्न करके लगभग 180 प्रश्नों का जो है व्याख्या के साथ अध्ययन कर लिया है, उसको सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी हैं और इनको आपको हल करना चाहिए, इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और इसके जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आपकी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, आइए शुरू किया जाए। जैसा कि देखिए, आपका जो भी प्रश्न मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, पहले की जो जो टेस्ट वाली जो सीरीज थी, मतलब जिसमें मैंने पहले प्रश्न आप लोग के लिए बनाया था, उसमें क्या करता था मैं कि केवल हिंदी में प्रश्नों को शामिल कर रहा था। लेकिन कुछ स्टूडेंट के द्वारा कहा गया कि सर इसको आप अगर बायलिंगुअल हो सके तो करेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों और हिंदी मीडियम वालों दोनों के लिए ये जो चीज़ें हैं एक ही तरह से काम आएंगी। तो इसीलिए मैंने इसको बायलिंगुअल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है आपका वो देखिए हिंदी में ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस और ऑप्शन जो हैं आपके बायलिंगुअल आपको देखने को मिलेंगे आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें। ठीक है, और आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा ही इसको। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन से दिल्ली सल्तनत के शासक ने आयकर आधारित इक्ता प्रणाली का व्यवस्थित रूप से बड़े पैमाने पर परिचय कराया। यानी पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने इनकम टैक्स के आधार पर इक्ता प्रणाली का व्यवस्थित रूप से बड़े पैमाने पर परिचय कराया। इक्ता प्रणाली को लाने वाला शासक कौन था। तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश, दूसरा दिया है बलबन, तीसरा दिया है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा दिया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत को बहुत विस्तृत करने का प्रयास किया और उसने इसके क्रम में काम भी किया और कहा जाता है कि वह प्रथम शासक था जो दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारा कार्य किया था। ठीक है, तो वो शासक देखिए कौन सा था। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक तो बाद में आया, अलाउद्दीन खिलजी भी बाद में आया, बलबन भी बाद में आया। यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब हुई थी, सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और गुलाम वंश की स्थापना जैसे किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है, वो लाहौर से शासन करता है और वहाँ से इस तरीके से बेहतर तरीके से शासन नहीं करता है। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ किया जाता है और उसके द्वारा ही ये इक्ता प्रणाली जो है शुरू की जाती है। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सही उत्तर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या है कि इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप दिया और इसे सैन्य प्रशासनिक आधार पर वितरित किया ताकि सैनिकों के वेतन और प्रशासनिक खर्चे पूरे हों। बाद के शासकों ने भी इसका उपयोग किया, पर प्रारंभिक व्यवस्थित रूप जो है इल्तुतमिश के काल को माना। यानी बाद में इसको और भी शासकों ने प्रयोग किया, लेकिन शुरुआत में जो है सबसे व्यवस्थित रूप इसने ही इसको दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि निम्न जो घटनाएं हैं, निम्न जो अधिनियम हैं, उनको क्या करना है, आपको प्राचीन से नवीन के आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्रमानुसार आपको अरेंज करना है। देखिए पहला दिया है रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा दिया है पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा दिया है चार्टर अधिनियम 1813 और चौथा दिया है चार्टर अधिनियम 1833। अब देखिए इसमें आपको क्रम से लगाना है। देखिए जो ऑप्शन क्या दिया, 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 3 4 2 4, 2 3 1 4। तो देखिए ये दोनों तो क्रम से हैं। अब इसके बीच में ये दोनों आ रहा है कि बाद में आ रहा है कि पहले आ रहा है, इसको देखना है। तो जैसे देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी ब्रिटेन में जो सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश में शासन चलाने की जो है अधिकार दिया था, व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो उसके द्वारा ही सबसे पहली बार जो है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और फिर इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको सुधारने के लिए 1784 ईस्वी में ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। यानी इसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमी रह गया था इसको सुधारने के लिए फिर से 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो इसके अनुसार देखिए आप लोग देख के बता ही सकते हैं कि सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ और उसके बाद ये हुआ। यानी इसका जो क्रम है 1 2 3 4। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसके बाद चार्टर अधिनियम 1813, उसके बाद चार्टर अधिनियम 1835 का क्रम है। ये ब्रिटिश राज्य तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से जुड़ी प्रमुख व्यवस्थाएं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासन काल में अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी संकलित हुई। यानी आईने अकबरी नामक जो रचना है वो किस मुगल शासक के काल में लिखी गई थी, किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए बाबर, दूसरा दिया है हुमायूं, तीसरा दिया है अकबर, चौथा दिया है जहांगीर। तो देखिए जो अबुल फजल था वो देखिए बाबर के काल का नहीं था, हुमायूं के काल का नहीं था, जहांगीर के काल का नहीं था, बल्कि किसके काल का था, अकबर के काल का था। और ये अकबर का दरबारी कवि था। तो इसके द्वारा ही देखिए आईने अकबरी की रचना की गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अकबर के काल में। ठीक है, इसने अकबरनामा एक रचना की थी, तो उसी अकबरनामा से ही ये आईने अकबरी भी रिलेटेड है। ठीक, देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि आईने अकबरी अबुल फजल ने अकबर के दरबार में लिखा था। आईने अकबरी को 1598 ईस्वी में उसने पूरा किया था। यह अकबर नामा नामक जो रचना है उसी का तीसरा और अंतिम खंड है और यह स्वयं 5 भागों में विभाजित, यानी अकबर नामा जो लिखा था उसने, ये इसका तीसरा और अंतिम भाग है और यह खुद भी 5 भागों में विभाजित है। इसके 5 भागों में देखिए पूरी तरह से अकबर के बारे में वर्णन किया गया है, जिसमें पहले परिवार के बारे में उसके, फिर उसके शाही नौकरों के बारे में, उसकी सेना के बारे में, नागरिक तंत्र के बारे में, साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना के बारे में, हिंदू दर्शन के बारे में, सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में, साहित्य के बारे में, विज्ञान और अकबर की बुद्धिमानी भरी कहावतों का विस्तृत विवरण। यानी इस पूरे 5 भाग में आईने अकबरी में अकबर के बारे में ही विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो किस मामले से जुड़ा है। यानी भारतीय संविधान में मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ मामले दिए गए हैं, ये मामले अपने देश में अलग अलग समय पर उठे गए थे और इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ न कुछ निर्णय दिया गया, तो उसी से यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला दिया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दूसरा दिया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तीसरा दिया है देखिए मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ और चौथा दिया है AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य। तो देखिए ये चारों जो मामले हैं अपने देश के संविधान से ही रिलेटेड हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो किस मामले से संबंधित है।
तो देखिए मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो देखिए AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य से नहीं है, गोलकनाथ बनाम मद्रास पंजाब राज्य से भी नहीं है। ये देखिए केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य से संबंधित है, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ से। लेकिन इन दोनों में सबसे पहले जो ये केशवानंद भारती मामला आया था, उसी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत जो है दिया गया था। तो इस के आधार पर देखिए आपका ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मामला है वो। ठीक, देखिए इसका देखिए मैं आप लोगों को सारा जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसको विस्तृत व्याख्या के रूप में देता हूं, जिससे क्या होगा कि आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है एक ऐतिहासिक मामला था जो 1973 ईस्वी में अपने देश की सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था। इसने देखिए संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की स्थापना की थी। इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे या मूलभूत विशेषताओं को बदल दे। यानी इसमें मामला आया कि क्या संसद संविधान के हर चीज़ों को संशोधित कर सकती है। तो इसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन उन मामलों को संशोधित नहीं किया जा सकता जो संविधान के मूल ढांचे से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाला मामला है, देखिए 1967 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय आया था, और इस निर्णय में अदालत ने क्या कहा कि भारतीय संसद के पास मौलिक अधिकारों को कम करने या छीनने की शक्ति नहीं है। यानी इसमें कहा गया कि भारतीय संसद जो है अपने देश के संविधान के मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकती या तो लोगों से छीन नहीं सकती। इसके बाद फिर देखिए जो मिनर्वा मिल्स वाला जो मामला है बनाम भारत संघ, ये 1980 में आया था। यह भी देखिए एक ऐतिहासिक फैसला था भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को स्थापित किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद संविधान को संशोधित तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए जो AK गोपालन मामला मद्रास राज्य वाला 1950 का मामला था। यह एक ऐतिहासिक मामला है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है, न कि उचित प्रक्रिया के द्वारा। ये देखिए अनुच्छेद 21 से स्वतंत्र संबंधित है, और अनुच्छेद 21 जो है जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, और यह एक प्रकार का मौलिक अधिकार है जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल। तो ये अलग अलग मामले देखिए अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को आपको दिखा दिया व्याख्या के साथ। इससे आपको फायदा होगा कि आप और भी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज डेक्कन ट्रैप क्षेत्र से सामान्यतः संबद्ध नहीं है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा खनिज है जो डेक्कन ट्रैप में नहीं पाया जाता। डेक्कन ट्रैप देखिए आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर जो नीलगिरी पहाड़ी के क्षेत्र तक इस प्रकार से तिकोने रूप में ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। तो देखिए पहला दिया है बेसाल्ट लेटेराइट, लौह अयस्क, दूसरा दिया है बॉक्साइट, तीसरा दिया है मैग्नीज, चौथा दिया है कैनाइट। तो देखिए डेक्कन ट्रैप से संबंधित जो खनिज हैं वो देखिए बेसाल्ट लेटेराइट है, बॉक्साइट है, मैग्नीज है, बल्कि काइनाइट नहीं है। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा संबंध नहीं। काइनाइट जिसे देखिए ये रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है, और ये झारखंड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये आंसर आपका। ठीक, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर डी है। व्याख्या क्या है कि डेक्कन ट्रैप बेसाल्टिक ज्वालामुखी चट्टानों पर आधारित होता है। यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है, लेटराइट पाया जाता है, और मैग्नीज पाए जाते हैं। पर काइनाइट जो है वो प्राथमिक रूप से मेटामॉर्फिक चट्टान, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है रूपांतरित चट्टानों में मिलता है। भारत में देखिए काइनाइट मुख्य रूप से झारखंड में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। इसमें सिंहभूम जिला जो है झारखंड में इसका सबसे बड़ा भंडार वाला क्षेत्र है। भारत दुनिया के सबसे बड़े काइनाइट उत्पादकों में से एक है,
और इसके भंडार का उपयोग मुख्य रूप से उच्च तापमान वाली भट्टियों के लिए दुर्दम यानी रिफैक्ट्री उत्पादों के निर्माण में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऑक्सी मृदा के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है। यानी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, तो वहाँ पर जो ऑक्सी मृदा निर्मित होती है तो उसका कारण क्या है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है लीचिंग और तीव्र रासायनिक विघटन, दूसरा दिया है हिमनद का कटाव, तीसरा दिया है वायुजन्य तलछट और चौथा दिया है शीत स्थलांतरण। ठीक है, तो देखिए जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो ऑक्सी मृदा निर्मित होती है वो देखिए शीत स्थलांतरण से नहीं होती है, वायुजन्य तलछट से नहीं होती है, हिमनद कटाव से नहीं होती है, बल्कि किससे होती है, लीचिंग और तीव्र रासायनिक विघटन के द्वारा होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। इसका व्याख्या देखिए आंसर क्या है, ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऑक्सी मृदा, जिसको ऑक्सीसोल के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रमुख कारण जो है अत्यधिक रासायनिक अपक्षय है, जो होता कैसे है, उच्च वर्षा के द्वारा। यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र होते हैं, वहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये होता है। उसके अलावा वहाँ पर तापमान बहुत गर्म होता है और वर्षा वन वनस्पति के कारण भी ये चीज़ वहाँ पर होती है। ये स्थितियाँ मिट्टी से अधिकांश जो पोषक तत्व हैं उसको निक्षालित कर देती है, बहा ले जाती है, और लोहे और एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड हैं वो स्थिर तत्वों को पीछे छोड़ देती है। यानी जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं और लोहा एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो वहीं रह जाता है, जिससे मिट्टी का जो गहरा उप सतह है वो क्षितिज बन जाता है, और ये इसका यही कारण है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किसने गोद निषेध प्रथा का सूत्रपात किया। देखिए इसमें जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं जीएस के हर विषय से रिलेटेड, जैसे कुछ भूगोल से भी हैं, कुछ इतिहास से भी हैं, कुछ राजनीति विज्ञान से भी हैं, कुछ अर्थशास्त्र से भी हैं, कुछ सामान्य विज्ञान से भी रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए गोद निषेध प्रथा, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कभी कभी हिंदी में वही लिख देता है। तो यहाँ देखिए पूछा जा रहा है किसके द्वारा लाया गया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स दिया है, लॉर्ड डलहौजी दिया गया है, लॉर्ड वेलेस्ली दिया गया है, लॉर्ड कैनिंग दिया गया है। तो देखिए जो गोद निषेध प्रथा थी ये अपने देश में किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा नहीं लाई गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा नहीं लाई गई थी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा नहीं लाई गई थी, बल्कि किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसी के तहत इसने अपने देश के बहुत से ऐसे रजवाड़े थे जिनको अपने ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया था। ये गोद निषेध प्रथा क्या थी कि जब किसी शासक का अपना पुत्र नहीं होता था तो वो उस किसी दूसरे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था, उसको पूरी संपत्ति को किसके अधीन देना पड़ता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस तरीके से जो लॉर्ड डलहौजी था इसने बहुत से अपने भारत के जो रजवाड़े थे, राज क्षेत्र थे, उनको ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा देखिए एक और तरीका था, वो सहायक संधि थी, लेकिन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये देखिए अपने देश में 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक जो है गवर्नर जनरल रहता है, और इसी के काल में ये चीज़ें लाई गई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या है कि लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से 56 तक भारत में गवर्नर जनरल था, उसने देखिए गोद निषेध प्रथा को लागू किया था। इसके तहत जब भारतीय रियासत का कोई वारिस नहीं रहता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस रियासत को जब्त कर लेती थी। इस प्रथा के तहत यानी इस सिद्धांत के तहत उसने देखिए भारत के किन किन क्षेत्रों को कब कब हड़पा था, उसका देखिए मैंने क्रम वाइज आप लोग को यहाँ पर दे दिया है। कभी कभी ये क्रम भी पूछ लिया जाता है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के द्वारा जिन राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाया गया उनका क्रम क्या है, तो क्रोनोलॉजिकली दे देगा तो भी आप आराम से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले उसने सतारा को मिलाया था 1848 में, फिर जैतपुर और संभल को 1849 में, फिर बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में, यानी सबसे अंत में मिलाया। तो इस तरीके से इसने भारत के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाया था। अब देखिए ये क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चन है, ये किससे संबंधित है,
ये देखिए इतिहास से संबंधित है। इसमें देखिए क्या है, क्रमानुसार लगाएं, प्राचीन से नवीन, यानी कुछ घटनाएं दी गई हैं उनको आपको क्रम से लगाना है। तो पहला देखिए दिया है प्लासी की लड़ाई, दूसरा दिया है बक्सर की लड़ाई, तीसरा दिया है इलाहाबाद की संधि और चौथा दिया है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि। ठीक है, तो इसको आपको क्रम से लगाना। तो क्रम से लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी घटना घटित हुई थी, कौन सी बाद में। तो इसमें देखिए सन नहीं दिया हुआ है, तो आपको जब उसकी घटना के बारे में पता रहेगा तो आप क्रम से आराम से लगा लेंगे। तो जैसे देखिए ये जो प्लासी की लड़ाई हुई थी ये 1757 ईस्वी में हुई थी। किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाई और सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था। उसके बाद देखिए बक्सर की जो लड़ाई हुई थी ये प्लासी के युद्ध का ही दूसरा युद्ध था, यानी प्लासी की लड़ाई के बाद इन्होंने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के लिए ये 1764 ईस्वी में बक्सर का लड़ा था युद्ध। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए इलाहाबाद की जो संधि हुई थी यही बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुई थी। ये देखिए किसके हुई थी, तो ये जो सिराजुद्दौला था वो तो इसी में मारा गया था। उसके बाद में उसका जो उत्तराधिकारी बना था मीर जाफर, उसी के दौरान ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इलाहाबाद की संधि थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि हुई थी, देखिए ये कब हुई थी? ये सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा 1800 ईस्वी में लाई गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कालक्रम है अब आपको देखने से पता चल जा रहा है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये घटनाएं हैं। अब इसको आप आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपका राइट ऑप्शन है। बाकी ये सब जो है रॉन्ग, यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का 1764, इलाहाबाद की जो संधि 1765 में और सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी, ये 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल था और 1800 ईस्वी में इसने ये प्रथा शुरू की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर नियंत्रित करने में मुख्य है? यानी ये पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में वह कौन सा हार्मोन है जो रक्त में उपस्थित जो कैल्शियम का लेवल होता है उसको मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया इंसुलिन, दूसरा दिया है पैराथायराइड हार्मोन, तीसरा दिया है थायरॉक्सिन और चौथा दिया है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो देखिए हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, नियंत्रित करता है, तो देखिए इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन देखिए ग्लूकोज से रिलेटेड होता है। थायरॉक्सिन नहीं होता है क्योंकि ये थायरॉक्सिन थायराइड नामक हार्मोन से रिलेटेड होता है। एल्डोस्टेरोन भी नहीं होता है, बल्कि कौन होता है? पैराथायराइड हार्मोन होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पैराथायराइड हार्मोन ही हमारे बॉडी में, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि पैराथायराइड हार्मोन रक्त कैल्शियम बढ़ाने के लिए हड्डियों से कैल्शियम निकालता है, गुर्दे में कैल्शियम पुनः अवशोषण बढ़ाता है और विटामिन डी को सक्रिय करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? यानी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाला कौन सा प्रावधान है जिससे चुनाव आयोग को स्वतंत्रता मिलती है? देखिए इस समय चुनाव आयोग काफ़ी चर्चित है, तो इसलिए चुनाव आयोग से रिलेटेड प्रश्नों को आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है कि एक सदस्य आयोग की व्यवस्था, दूसरा दिया है कि इलेक्शन कमीशन की निस्सारण प्रक्रिया समानता, तीसरा ऑप्शन दिया है वित्तीय स्वायत्तता और चौथा दिया है केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। अब देखिए तो चुनाव आयोग को स्वतंत्रता कौन सुनिश्चित करता है? केवल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाना नहीं हो सकता है। वित्तीय स्वायत्तता ये भी नहीं हो सकता है। एक सदस्य आयोग की व्यवस्था नहीं हो सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन में देखिए एक मुख्य अधिकारी होता है, दो उसके सहायक होते हैं, यानी ये 3 सदस्य होता है, ये भी नहीं होगा। बल्कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन की जो निस्सारण प्रक्रिया है, यानी इलेक्शन कमीशन के जो भी
अधिकारी होते हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के हटाने की प्रक्रिया के जैसी है, इसलिए बहुत ही कठिन है और यही इसको स्वतंत्रता प्रदान करती है, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए यही सबसे इसमें राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या है कि संविधान ने चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया कठोर रखी है। राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श या विशेष प्रक्रिया के द्वारा जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाया जाता है उसी के समकक्ष इसे बनाया गया है। इससे जो इलेक्शन कमीशन है उनको निष्पक्षता और स्वतंत्रता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या पूछा रहा है, एल नीनो प्रभावों का प्राथमिक कारण कौन सा है, जलवायु घटना कौन सी है। देखिए एल नीनो और ला नीना ये देखिए जलवायु घटनाएं हैं और ये कहाँ पर घटित होती हैं, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर हमारी धरती का सबसे विशाल और बड़ा महासागर है, तो इसमें ही ये घटना होती है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन दिया देखिए मध्य एवं पूर्वी प्रशांत सतह तापमान में वृद्धि। दूसरा दिया है भारतीय महासागर का शीतलन। तीसरा दिया है अटलांटिक प्रवाह में मजबूती। और चौथा दिया है आर्कटिक समुद्री बर्फ में वृद्धि। जैसा कि देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता ही दिया कि ये जो घटना होती है कौन से महासागर में होती है, प्रशांत महासागर में। तो देखिए ये आर्कटिक समुद्री बर्फ में वृद्धि की वजह से नहीं होती है, अटलांटिक प्रवाह में मजबूती की वजह से नहीं होती है, इंडियन ओशन भारतीय महासागर के शीतलन की वजह से नहीं होती है, बल्कि क्यों होती है, मध्य और पूर्वी प्रशांत जो सागर है उसके तापमान में वृद्धि होने की वजह से होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कभी कभी आपसे देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि ये अल नीनो या ला नीना जो जलवायु घटनाएं हैं वो किस महासागर में उत्पन्न होती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा प्रशांत महासागर। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए मैंने बहुत विस्तृत रूप से आप लोग को तैयार किया है, क्योंकि इसमें आपसे एल नीनो के बारे में पूछा गया है। मैंने इस दोनों को बता दिया, एल नीनो और ला नीना दोनों। तो व्याख्या देखिए क्या है कि एल नीनो जो है प्रशांत महासागर के जल के औसत से अधिक गर्म होने की स्थिति है, जबकि ला नीना जो है जल के औसत से अधिक ठंडा होने की, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब जल जो है औसत से अधिक गर्म हो जाता है तो एल नीनो की घटना होती है, और जल औसत से अधिक ठंडा हो जाता है तो ला नीना की घटना होती है। अब देखिए इनके दौरान होता क्या है कि एल नीनो के दौरान जो पूर्वी हवाएं हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ला नीना के दौरान वे तेज हो जाती हैं। ये दोनों जो है अल नीनो दक्षिणी दोलन, जिसको ENSO कहा जाता है, नामक जलवायु चक्र के विपरीत चरण हैं और वैश्विक मौसम पैटर्न विशेष रूप से वर्षा में महत्वपूर्ण बदलाव लाते, यानी विश्व में वर्षा के पैटर्न में बदलाव लाने के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए एल नीनो और ला नीना दोनों एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, जिसको ENSO कहा जाता है, के रूप हैं, और ला नीना के दौरान भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। यदि जब ला नीना की घटना होती है तो इसकी वजह से भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। अल नीनो कमज़ोर मानसून और सूखे की स्थिति से जुड़ा है, जबकि ला नीना जो है मजबूत मानसून और औसत से अधिक वर्षा लाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका विस्तृत व्याख्या मिल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कि 20वीं शताब्दी उपमहाद्वीपीय राजनीति में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रमुख प्रचारक या लेखक कौन माना जाता है। यानी भारत की जो राजनीति है, 20वीं शताब्दी की राजनीति है, उसमें दो राष्ट्र सिद्धांत को लाने वाला व्यक्ति कौन सा था। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, दूसरा दिया है मोहम्मद इकबाल, तीसरा दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा दिया है इकबाल और जिन्ना संयुक्त रूप से। ठीक है, तो देखिए जो अपने देश में द्विराष्ट्र सिद्धांत था उसको सबसे पहले जो अपने देश में सबसे ज़्यादा चर्चित किया था वो देखिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने नहीं किया था, इकबाल और जिन्ना ने संयुक्त रूप से नहीं किया था, मोहम्मद इकबाल ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी इसका सबसे बड़ा प्रचारक जो था वो मोहम्मद अली जिन्ना था। बाकी लोग
जो है इस तरह का चाहते थे, लेकिन खुल के ऐसा किसी ने नहीं कहा था, बल्कि खुल के किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर सी होगा। व्याख्या क्या है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रमुख व्यक्तियों में सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो सर सैयद अहमद खान थे, लेकिन इनका नाम आपके ऑप्शन में दिया भी नहीं है, और ये जो उतने ज़्यादा द्विराष्ट्र सिद्धांत को उभारने वाले नहीं थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदू और मुस्लिम को दो अलग अलग राष्ट्र बताया था। इसके बाद देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने इस सिद्धांत को मजबूती से अपनाया और इसे पाकिस्तान आंदोलन का आधार बनाया। इसके अलावा देखिए जो अल्लामा इकबाल थे उन्होंने भी इस विचार में योगदान दिया था। सावरकर जैसे नेताओं का मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। यानी कई लोग इस तरह की बात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको महत्व दिया, सबसे ज़्यादा इसका प्रचार किया किसने? मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा मृदा क्रम आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट और आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड से समृद्ध है? ठीक है, यानी पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी मिट्टी है जो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र क्षेत्र हैं वहाँ के लिए विशिष्ट और आयरन एल्युमिनियम से ऑक्साइड से समृद्ध है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन में भी इसी से रिलेटेड प्रश्न था, लेकिन बस प्रश्न थोड़े दूसरे तरीके से था। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है अल्फीसॉल, दूसरा दिया है ऑक्सीसॉल, तीसरा दिया वर्टीसॉल और चौथा दिया है एरिडीसॉल। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होने की वजह से, तापमान गर्म होने की वजह से वहाँ पर जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, उपजाऊ परत होती है, वो बह कर कट कर हट जाती है और वहाँ पर आयरन और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बचा रह जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो ऑक्सी मृदा होती है। तो देखिए यहाँ पर उसके अनुसार एरिडीसॉल नहीं होगा, वर्टीसॉल नहीं होगा, अल्फीसॉल नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? ऑक्सीसॉल होगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी है। व्याख्या क्या है कि ऑक्सीसॉल उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अत्यधिक लीचिंग के कारण आयरन और एल्युमिनियम समृद्ध होती है और पोषक तत्वों में कमी रह जाती है, जिसकी वजह से इस मृदा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की यानी डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की? यानी डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसको किसने खोजा था? तो देखिए ग्रेगर मेंडल दिया है, वाटसन और क्रिक दिया है, लुई पास्चर दिया है, रोजलिन फ्रैंकलिन ने अकेले। तो देखिए लुई पास्चर ने तो टीके की खोज की थी, ग्रेगर मेंडल जो है आनुवांशिकता से संबंधित हैं, और वाटसन और क्रिक जो हैं ये इसके खोजकर्ता माने जाते हैं। तो आपका देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है? बी है। व्याख्या क्या है कि वाटसन और क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी और इसके लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए इनको एक एक लोग को देख लेते हैं किसने किसने क्या किया था। देखिए रोजलिन फ्रैंकलिन जो थे वो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की द्विहेलिक्स संरचना की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने एक्सरे विवर्तन तकनीक का उपयोग करके डीएनए की प्रतिष्ठित एक्सरे छवि, जिसे फोटो 51 के नाम से जाना जाता है, उसमें मदद की थी। यानी कभी कभी पूछा जा सकता है कि फोटो 51 से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? रोजलिन फ्रैंकलिन। और ग्रेगर मेंडल देखिए किससे संबंधित थे? आनुवांशिकता थे। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवांशिकता के मूलभूत नियमों की खोज की थी। उसके बाद देखिए जो लुई पास्चर थे उन्होंने रोगाणु सिद्धांत, पाश्चुरीकरण और टीकाकरण, स्वयं जननवाद, सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा असममित अणुओं की खोज की। तो इतनी सारी चीजें अलग अलग विद्वानों के द्वारा की गई थी। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान देता है? यानी हमारे देश के संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नियुक्ति का प्रावधान देता है?
और नियंत्रक और महान लेखा परीक्षक को देखिए क्या कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG। देखिए यहाँ पर लिखा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG। तो देखिए अपने देश का जो संविधान का अनुच्छेद जो इसके नियंत्रक की नियुक्ति का प्रावधान करता है वो देखिए 326 नहीं है, 280 नहीं है, 312 नहीं है, बल्कि कौन सा है, 148। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या है कि अनुच्छेद 148 जो है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति, कर्तव्य तथा रिपोर्ट्स के संबंध में प्रावधान देता है। वह संसद के समक्ष लेखा परीक्षण रिपोर्ट पेश करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यकालीन भारत के किस शासक ने जब्त, कर, आकलन और मापन प्रणाली प्रचलित की? ठीक है, यानी जब्ती प्रथा को किसने प्रचलित किया था ये पूछा जा रहा है। और यह प्रथा किससे संबंधित थी, कर, आकलन और मापन से। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है शेर शाह सूरी, दूसरा दिया है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा दिया है अकबर और चौथा दिया है बाबर। तो देखिए जब्त प्रथा जो है उस शुरू किसने किया था, तो शुरू किया था इसको देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी। बाबर ने नहीं, अकबर ने नहीं, शेर शाह सूरी ने नहीं, बल्कि किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, आंसर बी है। व्याख्या क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रणों और करों को निर्धारित करने के लिए ठोस प्रबंध किया था और पर जब्त प्रणाली का व्यवस्थित उपयोग और सर्वेक्षण अकबर के दौर में अबुल फजल और शेर शाह सूरी के सुधारों से भी जुड़ा। यानी इसकी शुरुआत की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, लेकिन बाद में इसको अकबर के द्वारा और शेर शाह सूरी के द्वारा भी प्रचारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जनित जलवायु परिवर्तन के लिए मात्रा के हिसाब से मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? यानी पूछा जा रहा है कि मानव जनित, मनुष्य के द्वारा जो कारण है पर्यावरण समस्याओं से संबंधित, पर्यावरण परिवर्तन से संबंधित, तो उसमें मात्रा के हिसाब से कौन सी गैस सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? पहला दिया देखिए मीथेन, दूसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा दिया है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारणों में मात्रा के हिसाब से सबसे प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस है वो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, बल्कि कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा यानी वॉल्यूम और दीर्घायुता के कारण सबसे बड़ा मानव जनित प्रभाव डालने वाला ग्रीन हाउस गैस है। मुख्यतः यह जीवाश्म ईंधन के जलाने से उत्पन्न होती है, यानी गांव देहात में जो लोगों के द्वारा लकड़ियां जलाई जाती हैं, उपली जलाई जाती है, पेड़ पौधे जलाए जाते हैं, तो उसके वजह से ये ज़्यादातर निकलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान अपनाया गया उस समय संविधान सभा की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? यानी अपने देश में जब संविधान को अपनाया गया तो उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा दिया है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और चौथा दिया है राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार के अध्यक्ष। ठीक है, तो देखिए जब 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान अपनाया गया था तो उस समय देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अध्यक्षता नहीं कर रहे थे, बल्कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो अपने देश के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसका अस्थायी रूप से अध्यक्षता किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अंतरिम सरकार के अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अपने देश में संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे
और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस पर संविधान लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी ग्रैंड कैनियन में प्रसिद्ध गॉर्ज बनाती है, यानी इसमें से कौन सी नदी है जो ग्रैंड कैनियन क्षेत्र में प्रसिद्ध गॉर्ज यानी खड्ड बनाती है, बहुत गहरा खड्डा बनाती है, तो वो कौन सी नदी है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया है कोलोराडो नदी, दूसरा दिया है मिसिसिपी नदी, तीसरा दिया है रियो ग्रांडे और चौथा दिया है कोलंबिया नदी। तो देखिए वह नदी जो ग्रैंड कैनियन में प्रसिद्ध गार्ज बनाती है, बहुत बड़ा खड्डा बनाती है, जो एक तरह से टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी बहुत प्रसिद्ध है, और ये है कहाँ पर, यूएसए में है। ठीक है, तो देखिए कोलंबिया नदी ये नहीं बनाती है, रियो ग्रांडे नदी नहीं बनाती है, मिसिसिपी नदी नहीं बनाती है, बल्कि कौन सी नदी बनाती है, कोलोराडो नदी। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि कोलोराडो नदी ने लाखों वर्षों में अपर और निचली कटाव प्रक्रियाओं से ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया है। ग्रैंड कैनियन में प्रसिद्ध गॉर्ज जो बनाने वाली नदी है वो कोलोराडो नदी है। यह अमेरिका के एरिजोना में निर्मित एक खड़ी घाटी है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने 1960 के बाद में हरित क्रांति नीतियां लागू करने की पहल की, यानी पूछा जा रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अपने देश में हरित क्रांति नीतियों को लागू करने के लिए पहली बार पहल की थी। तो इसमें दिया देखिए जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी तो सबसे पहले ही नहीं होंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 1960 के दौरान में अपने देश में प्रधानमंत्री नहीं थे, तो इनका नाम नहीं आएगा। इंदिरा गांधी थी, लेकिन इंदिरा गांधी 1960 के बाद थी, 1965 के बाद थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की तो मृत्यु हो चुकी थी 1962 ईस्वी में। तो इसमें देखिए जो पहल किया गया था जवाहरलाल नेहरू के बाद अपने देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी है। व्याख्या क्या होगा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के तकनीकी बदलाव यानी हाई यील्डिंग वैरायटी जो बीज थे और खाद थी, उर्वरक थी, ये 1960 के बाद में तेजी से लागू हुए। लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्य सुरक्षा पर जोर दिया और नीतिगत प्रेरणा दी। हालांकि इंदिरा गांधी के समय इसका काफी विस्तार भी हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 368 में धारा 3 जोड़ी, जिससे संसद की संशोधन शक्ति पर स्पष्टता आई। यानी कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन है जिसने अनुच्छेद 368 में धारा 3 जोड़ा था, जिससे संसद की संशोधन शक्ति जो है स्पष्ट रूप से आई थी सामने। ठीक, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, 24वां संशोधन, दूसरा दिया है 42वां संशोधन, तीसरा दिया है 44वां संशोधन और चौथा दिया है पहला संशोधन। तो देखिए पहला संशोधन तो होगा नहीं, 44वां संशोधन भी नहीं होगा, 42वां संशोधन भी नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा संशोधन था, 24वां संशोधन था। इसी के द्वारा अनुच्छेद 368 में धारा 3 जोड़ी गई। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। व्याख्या क्या है कि 24वें संशोधन 1971 के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पृष्ठभूमि में संसद की संशोधन शक्ति पर स्पष्टीकरण आया था, और बाद में फिर केशवानंद मामले 1973 में इसे और आगे भी परखा था। यानी पहले 1971 में, फिर उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती मामले में इसको और भी आगे किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किस भूवैज्ञानिक युग में डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों का प्रमुख फैलाव हुआ। यानी पूछा जा रहा है कि किस युग में जो डायनासोर जब विलुप्त हो गए तो बाद में स्तनधारियों का प्रमुख रूप से फैलाव हुआ। तो देखिए पहला दिया है यहाँ पर क्रेटेशियस, दूसरा दिया है पेलियोजीन विशेषकर इयोसीन, तीसरा दिया है जुरासिक, चौथा दिया है ट्रायसिक।
तो इसका ऑप्शन ट्रायसिक नहीं होगा, जुरासिक युग नहीं होगा, क्रेटेशियस नहीं होगा, बल्कि पेलियोजिन विशेषकर इयोसिन जो युग था उसमें ही डायनासोर के विलुप्त होने के बाद जो स्तनधारी थे उनका प्रमुख रूप से फैलाव हुआ था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर बी होगा। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि मेसोजोइक के अंत यानी क्रेटेशियस पैलियोजीन सीमा के बाद पैलियोजीन विशेषकर इयोसीन में स्तनधारियों की तेज विविधता और प्रजातिगत विकसन की प्रक्रिया जो है शुरू हुई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जलवायु वर्गीकरण AF, CF A और DFV जैसे अक्षरों का उपयोग करता है। यानी पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा जलवायु वर्गीकरण है जो इस तरीके से AF, CFA और DFE जैसे अक्षरों का वर्गीकरण करता है, उसका उपयोग करता है। यहाँ देखिए दिया है थॉर्नथवेट क्लासिफिकेशन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण, ट्रेवार्था वर्गीकरण, कोपेन गाइगर संशोधन। तो देखिए इस प्रकार से जो शॉर्टकट हैं, जो AF, CFA, DFV का जो उपयोग किया जाता है जलवायु वर्गीकरण के लिए, वो देखिए कोपेन गाइगर संशोधित संस्करण नहीं, ट्रेवार्था वर्गीकरण नहीं, थॉर्नथवेट क्लासिफिकेशन नहीं, बल्कि कोपेन जलवायु वर्गीकरण के द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का आपका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर बी होगा। व्याख्या क्या है कि कोपेन प्रणाली अक्षरों द्वारा जलवायु क्षेत्र वर्गीकृत करता कौन है। AF बराबर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, CFA का मतलब होता है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और DFB का मतलब होता है आर्द्र उपमहाद्वीपीय जलवायु। इसी को शॉर्टकट में कोपेन प्रणाली में इस तरीके से व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है किस ब्रिटिश प्रशासक व्यवस्था ने भारत के कुछ भागों में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की। यानी रैयतवाड़ी प्रणाली अपने देश में जो लागू की गई थी तो किस ब्रिटिश शासक के द्वारा, प्रशासक के द्वारा लाई गई थी। तो देखिए यहाँ पे पूछा, पहला ऑप्शन दिया है कॉर्नवालिस के द्वारा, दूसरा दिया गया है सर थॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। तो देखिए इसमें जो है कॉर्नवालिस जो था उसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लाया था, इसलिए ये नहीं होगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हल कराया, उसमें बताया था कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है गोद निषेध प्रथा लाई गई थी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि लाई गई थी। तो इसमें बचा कौन सा, सर थॉमस मुनरो, इसी के द्वारा अपने देश में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लाई गई। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए आंसर क्या होगा, इसका बी होगा। व्याख्या क्या है कि थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू कराई। जमीन का अदृश्य स्वामी किसान को माना गया और कर सीधे उनसे ही वसूला गया। यह भारत के मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी, साथ ही असम और कुर्ग प्रांत के कुछ हिस्सों में भी यह प्रचलित की गई। ठीक है, यानी सबको लाने वाला सबसे पहला जो था थॉमस मुनरो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। प्रोकैरियोट्स में DNA प्रतिकृति के दौरान किस एंजाइम प्रोटीन का कार्य लीडिंग स्ट्रैंड का लगातार संश्लेषण करना है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया गया है DNA लाइगेस, DNA हेलिकेस, DNA पॉलीमरेज 3, प्राइमेज केवल। ठीक है, तो देखिए इस तरह से प्रोकैरियोट्स में DNA की जो प्रतिकृति होती है वो लगातार किस एंजाइम की वजह से स्ट्रैंड के लगातार संश्लेषण से होती है। तो देखिए प्राइमेज नहीं होगा इसका ऑप्शन, DNA लाइगेस नहीं होगा, DNA हेलिकेस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, DNA पॉलीमरेज 3, यानी इसी के द्वारा यह होता है। इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या है कि प्रोकैरियोटिक DNA प्रतिकृति में DNA पॉलीमरेज 3, DNA पॉल 3 जो है मुख्य गुणसूत्र निर्माण एंजाइम है जो लीडिंग स्ट्रैंड को लगातार बनाता है। प्राइमर की आवश्यकता होती है पर निर्माण मुख्यतः पॉलीमरेज 3 के द्वारा ही होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी।
और आप लोगों ने इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक मेरी इस क्लास में अपने आप को बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में और भी इसी तरह के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।